श्री आदिनाथ जैन पीजी कॉलेज की बीकॉम पार्ट फर्स्ट की कक्षा में आपका स्वागत है बच्चों। हम बात कर रहे थे बच्चों कंपनियों के अंतिम खाते की, और आपने देखा कि कंपनी वर्ष के अंत में जो खाते बनाती है वो अंतिम खाते कहलाते हैं। और किस प्रकार से एक कंपनी अपने अंतिम खाते तैयार करती है उसमें आपको एडजस्टमेंट बताए थे बच्चों। आपने देखा किस प्रकार से कंपनी एडजस्टमेंट करती है। तो देखिए बच्चों, बुक्स आप ले लें और उससे संबंधित एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस आप करते रहें। तो देखिए बच्चों, जब कंपनी फाइनल अकाउंट बनाती है तो उसमें अपने कल क्वेश्चन करके देखे थे बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 13 कल अपन ने किया था बच्चों। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों एग्जाम्पल नंबर 14। वो आपसे बोल रहा है बच्चों, राम लिमिटेड राम लिमिटेड के एक लेखा लिपिक ने समाप्त वर्ष का निम्नलिखित चिट्ठा दे रखा है, यानी बैलेंस शीट दे रखी है बच्चों। शेयर कैपिटल, बिल्स पेबिल, लेस बिल्स रिसीवेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, लेस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, लेस अंडरराइटिंग कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस, लेस previous year loss, provision for depreciation on plant, sundry debtors, less sundry creditors, stock, plant and machinery at cost, furniture, cash in hand, cash at bank, calls in arrear. After taking the following information into consider, prepare revised balance sheet in the special platform provided the Companies Act 2013। यानी निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए कंपनी का चिट्ठा कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार बनाना है। द ऑथराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी ₹120 लाख डिवाइडेड इनटू द 8 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच एंड 4 लाख प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच। द कंपनी इशूड एट ए फुल्ली शेयर ऑफ पब्लिक विद द वन एक्सेप्शन ऑफ द कॉल मनी एट 5 रुपीज पर शेयर ऑन 40,000 शेयर। ऑल मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड। यानी कंपनी की अधिकृत पूंजी 120 लाख है, जो 8 लाख वाले 10 रुपये वाले समता अंशों में व 4 लाख रुपये वाले 10% पूर्वाधिकार अंशों में विभक्त है। कंपनी ने समस्त समता अंश जनता को निर्गमित कर रखे हैं। एक अंशधारी जिसके पास 40,000 अंश हैं पर 5 रुपये प्रति अंश की दर से मांग बकाया है से समस्त राशि प्राप्त हो गई। प्रोवाइड 7,50,000 फॉर टैक्सेशन। कर के लिए 7,50,000 रुपये का आयोजन करना है। तो ये था बच्चों आपका एग्जाम्पल नंबर 14। और आपसे कह रहा है बच्चों इसको बनाना है फाइनल अकाउंट। तो सबसे पहले आप एक बनाएंगे बेटा
एग्जाम्पल नंबर 14, स्टेटमेंट ऑफ P&L for the year ending 31st March 2016. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स करंट ईयर का है बच्चों कितना 25 लाख लेस, इसमें से आपको करना है बच्चों प्रोविजन फॉर टैक्स। वो वर्किंग नोट में नीचे बोल रहा है बेटा 750 का प्रोविजन बनाना है, तो रिमेनिंग रहेगा बेटा 7,50,000 लेस प्रीवियस ईयर लॉस सेट ऑफ 15 लाख $250 बैलेंस और प्रॉफिट कैरेड टू बैलेंस शीट। देखिए बच्चों नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है हमारे पास करंट ईयर का 25 लाख, इसमें से हम लेस करेंगे बच्चों प्रोविजन फॉर टैक्स, नीचे अदर इंफॉर्मेशन में गिवन है बच्चों 7,50,000, तो हमारे पास रिमेनिंग होता है बच्चों करंट ईयर का 7,50,000, यानी ये हमारा हो जाता है बच्चों कौन सा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें से लास्ट ईयर का प्रीवियस ईयर यानी लॉस सेट ऑफ कर देंगे बच्चों 15 लाख का, तो हमारे पास बैलेंस ऑफ प्रॉफिट कैरिड फॉरवर्ड हो जाएगा बच्चों बैलेंस शीट में कितना 2,50,000। तो उसके बाद हम बनाएंगे बच्चों बैलेंस शीट। As on 31st March 2016, particular not number amount rupees current year amount rupees previous year फर्स्ट हेडिंग हम डालते हैं बच्चों इक्विटी एंड लायबिलिटीज का। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे शेयर होल्डर फंड का, फर्स्ट पॉइंट इसमें डालेंगे बच्चों शेयर कैपिटल का, इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख शेयर है बच्चों 10 रुपीज के 80 लाख, और कॉल सिनेरियर है 2 लाख, तो कितना लिखेंगे बच्चों 78 लाख, यानी 80 लाख में से 2 लाख का कॉल सिनेरियर है बच्चों, तो 78 लाख लिख देंगे आप। बी पॉइंट आप लिखेंगे बच्चों रिजर्व एंड सरप्लस। ये ध्यान रखिए बच्चों प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं करें, रिजर्व एंड सरप्लस में अपन ने कैलकुलेट किया था बच्चों अभी सरप्लस 2,50,000। सेकंड लिखेंगे बच्चों करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज,
नॉन करंट लाइबिलिटीज नील। थर्ड लिखेंगे बच्चों करंट लाइबिलिटीज बैंक ओवरड्राफ्ट 20 लाख। सन्ड्री क्रेडिटर 30 लाख। बिल्स पेबल 10 लाख। प्रोविजन फॉर टैक्स 7,50,000। 1,48 लाख टोटल। इसके बाद आप इसी में लिखोगे बच्चों नीचे सेकंड पार्ट एसेट्स का। एसेट्स में फर्स्ट लिखोगे नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में ए फिक्स एसेट्स, फर्स्ट इसमें टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स में आएगा बच्चों प्लांट। डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद आप लिख देंगे 28,50,000। फर्नीचर 10 लाख। इंटेंजिबल एसेट्स है नहीं बच्चों आपके पास, सॉरी इंटेंजिबल में दे रखा है बच्चों प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। $10 लाख। अंडर राइटिंग कमीशन 5 लाख। सेकंड लिखोगे बच्चों करंट एसेट्स, ए इन्वेंट्रीज यानी स्टॉक 30 लाख। ट्रेड रिसेबल डेटर्स बीआर, डेटर्स 50 लाख, बीआर 8 लाख। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 6,50,000 कैश और बैंक प्लस कर देंगे बच्चों। ये अलग अलग दिखा दें बच्चों। टोटल 1,48,000। तो देखिए बच्चों इसको आपको बैलेंस शीट गिवन थी और उसमें बता रहा था कि गलती से गलत बना रखा है, अनएक्सपीरियंस पर्सन ने बनाया। तो आप देखिएगा बच्चों सबसे पहले आप लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट इक्विटी एंड लायबिलिटीज का।
इसमें सबसे पहले शेयर होल्डर फंड, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे बच्चों शेयर कैपिटल का। शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल 18 लाख में से 2 लाख बेटा कौन से नेरियर है 78 लाख, प्रेफरेंस इशू नहीं कर रखे बच्चों। फिर लिखेंगे बच्चों रिजर्व एंड सरप्लस में सरप्लस का बैलेंस आया था 2,50,000। नॉन करंट लाइबिलिटीज नील। करंट लाइबिलिटीज में लिखेंगे बच्चों बैंक ओवरड्राफ्ट 20 लाख का, सन्डी क्रेडिटर 30 लाख के, बिल्स पेबल 10 लाख का, प्रोविजन फॉर टैक्स 7,50,000। टोटल कर देंगे बच्चों 1,48 लाख। फिर सेकंड पॉइंट लिखोगे बेटा साइड में देखिए सेकंड एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, ए फिक्स एसेट्स, इसमें भी टेंजिबल एसेट्स प्लांट डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे बच्चों 28,50,000, फर्नीचर 10 लाख, इंटेंजिबल एसेट्स में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 10 लाख, अंडर राइटिंग कमीशन 5 लाख, करंट एसेट्स इन्वेंट्रीज 30 लाख, ट्रेड रिसीवेबल डेटर्स 50 लाख, BR 8 लाख, कैश और कैश इक्विवेलेंट 6,50,000। तो टोटल हो गया बच्चों 1,48 लाख। यानी आपके पास शेयर कैपिटल है, इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है बच्चों कितना 78 लाख का, 80 लाख में से 2 लाख कॉल इन एरियर बोल रहा है बच्चों। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस में अपन ने जो अभी प्रॉफिट निकाला था बच्चों 7 लाख, वो 2,50,000। उसके बाद आपने नॉन करंट लाइबिलिटीज लिखा था बच्चों नील है। करंट लाइबिलिटीज में लिखेंगे बच्चों बैंक ओवरड्राफ्ट 20 लाख का, सन्डी क्रेडिटर 30 लाख, बिल्स पेबल 10 लाख, प्रोविजन फॉर टैक्स 7,50,000। एसेट्स लिखेंगे बच्चों नॉन करंट एसेट्स में ए फिक्स एसेट्स है, इसमें प्लांट 28,50,000, इसमें से 1.5 लाख 30 लाख की थी बच्चों, 1.5 लाख का डेप्रिसिएशन घटा देंगे। फर्नीचर 10 लाख का, इंटेंजिबल एसेट्स में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 10 लाख, अंडर राइटिंग कमीशन 5 लाख, करंट एसेट्स में इन्वेंट्री 30 लाख, ट्रेड रिसीवेबल डेटर्स 50 लाख, BR 8 लाख, कैश और कैश इक्विवेलेंट 6,50,000। टोटल कर देंगे बच्चों 1,48 लाख। तो देखिए बच्चों इसमें एक दो क्वेश्चन और आपको करा देते हैं, तो ये चैप्टर आज अपना कंप्लीट हो जाता है। इसमें आप देखिए बच्चों एग्जाम्पल नंबर 5th, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2016। 31 मार्च 2016 को एक्स लिमिटेड का चिट्ठा दे रखा है। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में शेयर कैपिटल है, इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल 20,000, 10% प्रेफरेंस शेयर है, फुल्ली पेड अप है 20 करोड़ का बच्चों ऊपर करोड़ है यानी 20, 80,000 इक्विटी शेयर है 100 ईच 80, जर्नल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, रेवेन्यूएशन रिजर्व, सरप्लस, नेगेटिव बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L यानी कंपनी को लॉस हुआ है बच्चों। नॉन करंट लाइबिलिटीज है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, नॉन करंट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज,
अदर नॉन करंट एसेट्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, करंट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, सन्डे डेटर्स, VR, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एट बैंक. X Limited desire to pay manager remuneration as per provision for part 2 of schedule 5th. Calculate manager remuneration. यानी X लिमिटेड अनुसूची 5 के भाग द्वितीय के प्रावधानों के अनुसार प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान करना चाहती है. तो देखिए बच्चों, वो कंपनी जो लाभ नहीं कमा रही होती है उन पे पूंजी के आधार पे देते हैं बच्चों. जो कंपनी लाभ कमा रही है उनका तो हमने आपको दर बता रखी है बच्चों, उस आधार पे मिल जाता है मैनेजर रेमुनेशन. ऐसी कंपनियां जो लगातार घाटे में चल रही हो, यानी किसी कारण से उनको लाभ नहीं हुआ हो, तो पारिश्रमिक किसके आधार पे देंगे बच्चों? बेस ऑन कैपिटल. तो आपको ये देखना है बच्चों इनकी कैपिटल कितनी है. यानी सबसे पहले आपको इनकी कैपिटल को चेक करना है. यानी आपको सबसे पहले लिखना है स्टेटमेंट शोइंग इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड पर्टिकुलर का बना देंगे बच्चों. सबसे पहले तो एक कॉलम पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज इन करोड़ पेड अप शेयर कैपिटल सबसे पहले गिवन है बच्चों प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 20 करोड़. इक्विटी शेयर कैपिटल 80. जर्नल रिजर्व 50. सिक्योरिटी प्रीमियम 5. 12% डिबेंचर 15. अनसिक्योर्ड लोन 25. 195 लेस इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 9.80. preliminary expenses 2.20. सरप्लस नेगेटिव है बच्चों 8, यानी लॉस लेस कर दिया 175. इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड यानी पुनर्मूल्यांकन संचय को विनियोजित प्रभावी पूंजी की गणना करते समय ध्यान नहीं रखते हैं बच्चों. यानी इसकी पूंजी 100 करोड़ से अधिक है बच्चों, लेकिन 250 से कम है, तो मैक्सिमम मैनेजरियल रेम्युनरेशन 60 लाख रुपए होगा बच्चों, यानी 5 लाख रुपए प्रति माह.
12 महीने के हिसाब से 60 लाख ईयरली, क्योंकि कैपिटल कितनी है बच्चों इसकी 100 करोड़ से एक्स्ट्रा है और 250 से कम है, तो 60 लाख दे देंगे बच्चों इसको। तो देखिए बच्चों, ऐसी कंपनी जो हानि में चल रही हो तो उसकी जब आप निकालते हो तो बच्चों सबसे पहले क्या लिखेंगे, पेड अप शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल, जर्नल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, 12% डिवेंचर, अनसिक्योर्ड लोन, इसमें से लेस करेंगे बच्चों इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस सरप्लस, इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा 175 करोड़ है बच्चों। अगर 100 करोड़ से ज़्यादा हो और 250 करोड़ से कम हो तो बेटा कितना देते हैं, 60 लाख यानी 5 लाख रुपीज़ पर मंथ। देखिए बच्चों, कभी कभी फर्स्ट चैप्टर में से भी आपसे पूछ लेता है, तो आपको फर्स्ट चैप्टर में कुछ कंसेप्ट्स हैं जो आपने पढ़े होंगे। उसमें सबसे पहले आता है बच्चों, इसी में एक अपन पढ़ रहे हैं, ड्यूल एक्सेप्ट कंसेप्ट, द्विपक्षीय अवधारणा, द्विपक्ष अवधारणा, ड्यूल एक्सेप्ट कंसेप्ट। तो देखिए बच्चों, ये अवधारणा कहती है कि जितनी आपकी एसेट्स है वो किसके बराबर होगी बच्चों, जो आपकी कैपिटल है और लायबिलिटीज है, यानी संपत्ति किसके बराबर होगी बच्चों, पूंजी प्लस दायित्व। यानी आप किसी कंपनी की पूंजी और दायित्व को जोड़ दीजिए बच्चों तो उतना ही उसका संपत्ति होगी। तो देखिए बच्चों, यानी आप इसको ये कह सकते हो A बराबर C प्लस L, यानी अगर आपको एक आइटम पता हो तो दूसरा आप लगा देंगे बच्चों। कुछ मान्यताएं हैं बच्चों जो लेखांकन अवधारणाएं हैं या परंपरा या तो उसमें से पहली अवधारणा आपने पढ़ी बच्चों द्विपक्षीय। एक होता है बच्चों सेकंड पृथक अस्तित्व अवधारणा, यानी सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। तो सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट में आपको क्या करना है बच्चों कि बिजनेसमैन और बिजनेस को अलग अलग सेपरेट मानना है। यानी बिजनेसमैन भी कोई रिलेशन करता है बच्चों, बिजनेस से कोई ट्रांजेक्शन करता है तो वो भी रिकॉर्ड होगा, तो वो कहलाता है बच्चों पृथक अस्तित्व की अवधारणा, यानी सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। एक आता है बच्चों मुद्रा मापन संबंधी अवधारणा, यानी मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। इस अवधारणा के अनुसार केवल बच्चों उन्हीं सौदों को लिखा जाता है जिन्हें हम मुद्रा में व्यक्त कर सकते हैं बच्चों, यानी जिनका हम मनी में मेजरमेंट कर सकते हैं उन्हीं को लिखेंगे, और जिनको हम मुद्रा में व्यक्त नहीं कर सकते उनको नहीं लिखते बच्चों। तीसरा आता है बच्चों निरंतरता की अवधारणा, यानी गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, यानी हम इसमें ये मान के चलते हैं बच्चों कि व्यापार कंटिन्यू निरंतर चलता रहेगा लंबी अवधि तक, और इस लंबी अवधि की अवधारणा के अनुसार यानी कंसेप्ट के अनुसार ही बिजनेसमैन फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करता है, यानी वो स्थायी संपत्तियों को खरीदता है। अगला आता है बच्चों लागत की अवधारणा, यानी कॉस्ट कंसेप्ट। इस अवधारणा के इस तथ्य पर संकेत करती है कि लागत पर ही हम किसी एसेट्स की वैल्यू दिखाएंगे बच्चों, यानी उसमें से डेप्रिसिएशन तो लिखेंगे ही लिखेंगे। यानी अगर किसी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई हो या डिक्रीज हो गई हो तो जब तक कोई विशेष स्पेशल रीजन नहीं हो हम उसमें कोई चेंजेज नहीं करेंगे, हम उसकी अकाउंटिंग हमेशा किस पे करेंगे बच्चों, कॉस्ट पे करेंगे। तो वो कहलाती है लागत अवधारणा, यानी कॉस्ट कंसेप्ट।
यानी जब तक कोई विशेष घटना घटित नहीं हो जाए जब तक हम उनकी वैल्यू नहीं दिखाते बेटा। इसी में एक आता है बच्चों अगला, कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्नाइज ऑफ रियलाइजेशन, आगम मान्यता या वसूली अवधारणा, यानी आय संबंधी व्यवहारों के बारे में लेखाकार के सामने कई समस्याएं आती हैं और एक महत्वपूर्ण समस्या यह होती है कि वह किसी विशिष्ट आय को किस स्थिति में मान लेना चाहिए कि व्यवसाय ने अर्जित कर लिया, यानी आदेश प्राप्ति पर ही कर ले, या माल की सुपुर्दगी के समय, या ग्राहक के भुगतान के समय, यानी एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ कस्टमर ऑर्डर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स टू कस्टमर, और थर्ड एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट फ्रॉम कस्टमर। तो देखिए बच्चों, इसमें हम एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स ऑफ कस्टमर के टाइम ही हम रिकॉर्ड कर लेते हैं और ये मान लेते हैं कि वो होगा, यानी वो सौदा हमारा हो चुका। लेकिन आदेश के पर अपन सौदा नहीं मानते बच्चों, जब तक हम उसको डिलीवर नहीं कर दें जब तक हम उसका लेखा नहीं करेंगे। तो यानी जब तक उसका डिलीवर नहीं हो जब तक लेखा नहीं होगा। अगला आता है बच्चों मैचिंग कंसेप्ट, यानी आय और व्यय को मिलाने की अवधारणा, यानी इस अवधारणा के आधार पर हम एक निश्चित अवधि के बाद व्यापार में अर्जित बिक्री, आय, व्यय और हानियों का मिलान करते हैं और ये जानना चाहते हैं बच्चों कि कितना शुद्ध लाभ हुआ या कितनी शुद्ध हानि हुई, यानी कितनी तो टोटल इनकम हो गई और कितने टोटल खर्चे हो गए, इनको मिलाएंगे। उपार्जन की अवधारणा, यानी ये अवधारणा ये बताती है बच्चों कि किसी सौदे को जब वो एक्रूड हो जाता है, जब भी उसका चाहे नगद में सौदा हुआ हो या उधार में, अगर सौदा हो गया तो उसका लेखा हम उसी समय कर देंगे। लेखा अवधि अवधारणा, यानी ये कहती है बच्चों अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, यानी इसमें ये बताया जाता है बच्चों कि एक टाइम पीरियड फिक्स होता है, यानी जो हमारा अकाउंटिंग ईयर होगा वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च होगा नेक्स्ट ईयर के। तो यानी अपन 12 मंथ्स लेंगे बच्चों, यानी जब 1 अप्रैल 2020 है तो 31 मार्च 2021। तो यानी आपको एक अवधि लेनी है और वो लेखा अवधि कितने की होगी बच्चों, 1 साल की होती है। उसके बाद आता है बच्चों कुछ लेखांकन कन्वर्सेशन होती है, यानी लेखांकन परंपराएं होती हैं। एक होता है रूढ़िवादिता की या अनुदारवादी परंपरा, यानी इसमें हम ये देखते हैं बच्चों लाभ भविष्य में हम अर्जित होने वाले लाभों को ध्यान नहीं रखते, लेकिन भविष्य में अगर कोई हानि होने की संभावना है तो उस हानि का ध्यान जरूर रखेंगे बच्चों। यानी रूढ़िवादिता की अवधारणा ये बताती है कि भविष्य में होने वाले हानियों को समायोजन वर्तमान में कर लिया जाए, जैसे अपन प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो ये जो आयोजन बनाते हैं बच्चों भविष्य में होते हैं, लेकिन ये हानि जो फ्यूचर में होगी तो उसकी अपन वर्तमान में ही व्यवस्था कर लेते हैं। अगला आता है बेटा पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा, फुल डिस्क्लोजर कन्वर्सेशन, यानी वर्ष के अंत में सारांश अंतिम खातों के रूप में प्रकट होता है। लाभ हानि खाता वर्ष की क्रियाओं का प्रतिफल प्रदर्शित करता है और जो बैलेंस शीट होती है बच्चों वो हमारी आर्थिक स्थिति यानी फाइनेंशियल पोजीशन को व्यक्त करती है। और यह अंतिम लेखा विवरणों के स्वामी, ऋणदाता, बैंक कर्मचारी आदि के हित में होता है। तो हर आदमी ये चाहता है कि बच्चों उसमें जो हमने अकाउंटिंग ईयर में लिखा वो स्पष्ट हो, यानी उसमें कोई गड़बड़े नहीं हो, यानी किसी भी चीज़ को छिपाया नहीं गया हो बच्चों। अगला आता है महत्वता की परंपरा, यानी कन्वेक्शन ऑफ मैटरलिटी। इस परंपरा के अनुसार लेखापाल को उन्हीं तथ्यों और घटनाओं को वार्षिक लेखों में प्रदर्शित करना चाहिए जो तुलनात्मक दृष्टि से अधिक महत्व की हो, व्यावसायिक दृष्टि से कम महत्वपूर्ण व सारहीन बातों की उपेक्षा करनी चाहिए। कौन सी घटनाएं और तथ्य महत्वपूर्ण हैं, यह व्यवसाय की आकार, प्रकृति और स्वामित्व को देखते हुए उसके स्वविवेक पर निर्भर करती है। कोई एक सूचना किसी एक व्यवसाय में निरर्थक हो सकती है, लेकिन वो दूसरे व्यवसाय में ही उतनी ही अत्यंत महत्वपूर्ण भी हो सकती है बच्चों। तो ये ध्यान रखना है कि कौन सी सूचना को शो करना है
और कौन सी सूचना को नहीं, यानी हर सूचना जो महत्वपूर्ण है उसको डिस्क्लोज करना ही होगा बच्चों। अगला आता है बच्चों संगति या एकरूपता की परंपरा, कन्वेक्शन ऑफ कॉन्स्टिटेंसी, यानी लेखांकन में बहुत सी व्यवहार व्यक्ति निष्ठता से अधिक प्रभावित होते हैं। समय और उपयोगिता को ध्यान में रखकर प्रचलित पद्धतियों में परिवर्तन करना पड़ता है, जैसे हास्य की रीतियाँ, संचय, आयोजन, काल्पनिक संपत्तियों का अपलेखन आदि। यदि परिवर्तन पर बिना ध्यान रखे किए गए तो लिए गए निर्णय कई बार खतरनाक हो जाते हैं बच्चों। इसलिए यानी जो आपने एक बार विधि लेखांकन की अपना ली उसमें बार बार परिवर्तन नहीं करना है। उसके बाद आता है बच्चों कानून के पालन की परंपरा, यानी कन्वेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ लॉ, यानी लेखांकन करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि वर्तमान कानूनी आवश्यकताओं को पूर्ण करे। एक व्यवसाय को विभिन्न प्रकार के कानून जैसे कंपनी अधिनियम, साझेदारी अधिनियम, आयकर अधिनियम, बिक्री कर अधिनियम, जीएसटी अधिनियम आदि प्रभावित करते हैं, तो उनकी लेखांकन को उन कानूनों को ध्यान में रखते हुए वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए लेखे रखने चाहिए, यानी निर्धारित कानूनों का पालन करना चाहिए। तो ये तो थी बच्चों कुछ अवधारणाएं लेखांकन और परंपराएं। और एक आता है बेटा पर्पस ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग के ऑब्जेक्ट क्या होते हैं बच्चों। एक तो हम आर्थिक क्रियाओं के परिणामों की जानकारी करना चाहते हैं बच्चों, यानी इकोनॉमिकल एक्टिविटी का क्या रिजल्ट आया इसको चेक करेंगे। दूसरा आर्थिक स्थिति की जानकारी करेंगे, फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करेंगे और टैक्स संबंधी सूचनाएं तैयार करेंगे। वित्तीय संस्थाओं के लिए सूचना तैयार करेंगे। व्यवसाय में हित रखने वाले व्यक्तियों को सूचना देंगे और लेन देनों का लेखा रखेंगे, यानी अकाउंटिंग करेंगे। तो देखिए बच्चों ये कुछ थ्योरेटिकल कार्य था। लेखांकन के कुछ फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग होते हैं बच्चों, जैसे कंस्ट्रक्टिव फंक्शन यानी रचनात्मक कार्य, रिकॉर्डिंग फंक्शन संलेखात्मक कार्य, इंटरप्रिटेशन फंक्शन यानी व्याख्यात्मक कार्य, ऑडिटिव फंक्शन यानी परीक्षात्मक कार्य। लेखांकन प्रक्रिया अगर आप अकाउंटिंग प्रोसेस देखते हैं तो बच्चों लेन देनों की पहले लेखा करेंगे यानी रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, फिर उनका क्लासिफिकेशन और लेजर पोस्टिंग करते हैं, फिर समराइज और प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट होता है, फिर एनालिसिस ऑफ रिजल्ट होता है। यानी लेखांकन प्रक्रिया के 4 स्टेप्स हो गए बच्चों। पहला कौन सा हुआ, लेन देनों का लेखा करेंगे बच्चों सबसे पहले, यानी रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। और सेकंड आता है बच्चों रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन करोगे। सेकंड बताया वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ लेजर, फिर फाइनल अकाउंट बनाओगे, फिर एनालिसिस ऑफ रिजल्ट करोगे। यानी इतना काम करने के बाद आपको अकाउंट्स पूरा होगा। तो ये तो था बच्चों आपका फर्स्ट चैप्टर, थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए बच्चों। और फिर भी कोई समझ में नहीं आए तो आप मेरे से जब स्कूल खुलेगी, कॉलेजेस जब आपकी खुल जाएंगी तो और डीपली आप इनको बता देंगे। नियमित रूप से पढ़ते रहें बच्चों घर पे, और बुक्स से एग्जाम्पल्स आप कर ले। तो आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया बच्चों, कल से हम नया चैप्टर पढ़ाएंगे। बुक आप ले लें बच्चों, और इसी के साथ इसकी एबीएसटी की सेकंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स व्यावसायिक सांख्यिकी की पुस्तक भी ले लें। तो आज के लिए बच्चों इतना रखेंगे, बाकी कल हम नई कक्षा में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।